सोचिए, अचानक दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ जाएं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसी ही एक गंभीर ग्लोबल हेल्थ अलर्ट जारी की है। आज की इस चर्चा में हम इसी मुद्दे की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं। 50%। 50 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस नई बीमारी का फैटेलिटी रेट लगभग 50% हो सकता है। मतलब अगर 2 लोग संक्रमित होते हैं तो उनमें से किसी एक की जान जाना लगभग तय है। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि खतरा आखिर कितना बड़ा है। आइए देखते हैं आज हम किन पहलुओं को कवर करने वाले हैं। हम इस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को समझेंगे, इबोला के बेसिक्स पर बात करेंगे, नई बूंदी बुगियो स्ट्रेन का खतरा जानेंगे, इसके लक्षण और ट्रांसमिशन रिस्क्स को डिकोड करेंगे, इमरजेंसी और पैंडेमिक का अंतर समझेंगे और अंत में बात करेंगे इसके ग्लोबल रिस्क फैक्टर की। शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। 16 मई 2026 को WHO ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। कोविड-19 के बाद ये उनका सबसे बड़ा अलर्ट लेवल है। तो आखिर ग्राउंड जीरो पर हो क्या रहा है? शुरुआती आंकड़े काफी डरावने हैं। DR कॉन्गो के इतुरी प्रोविंस में लगभग 330 सस्पेक्टेड केसेस और 90 मौतों की खबर है। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? ये वायरस अब जंगलों और गांव से निकलकर किंशासा और युगांडा की कैपिटल कंपाला जैसे बड़े भीड़भाड़ वाले शहरों में पहुंच चुका है। और जहां बड़े शहर होते हैं वहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं। मतलब खतरा अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रह गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आउटब्रेक को वहीं क्यों नहीं रोक पा रहे। ईस्टर्न कॉन्गो का माहौल दरअसल काफी अनस्टेबल है। वहां लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, मिलिटेंसी है और इल्लीगल माइनिंग का दबदबा है। इस वजह से बड़ी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं और ऊपर से वहां का हेल्थ केयर और आइसोलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। ऐसे हालात में पेशेंट्स को ट्रेस करना सच में किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। आइए अब दूसरे पहलू पर आते हैं। व्हाट इज इबोला? इन सभी मैक्रो न्यूज से थोड़ा पीछे हटकर समझते हैं कि आखिर ये बीमारी आती कहां से है और इसका बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। साइंस की भाषा में कहें तो इबोला एक जूनोटिक डिजीज है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में कूद कर आती है। इस केस में ये वायरस नेचुरली फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ों में पाया जाता है। जब इंसान किसी इन्फेक्टेड जानवर के संपर्क में आता है तो ये वायरस प्राइमेट्स से होते हुए इंसानी शरीर में एंट्री ले लेता है और फिर वहां से इंसानों के बीच तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। इस वायरस का इतिहास कोई नया नहीं है। पहली बार ये 1976 में कॉन्गो की इबोला नदी के पास मिला था और यहीं से इसे अपना नाम मिला। 2007 में युगांडा में इसका बूंदी बुगियो स्ट्रेन सामने आया। फिर 2014 में वेस्ट अफ्रीका में एक भयंकर आउटब्रेक हुआ जिसने 11,000 से ज्यादा जानें ली थीं। उस दौरान पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम्स तबाह हो गए थे और अब 2026 में हम एक नई इमरजेंसी देख रहे हैं। इस पुराने इतिहास को देखकर ही आज इंटरनेशनल एजेंसीज की सांसें अटकी हुई हैं। तीसरा पहलू, द रेयर बूंदी बुगियो स्ट्रेन। 2026 का ये आउटब्रेक आखिर पहले वालों से अलग क्यों है? यही सबसे बड़ा कैच है। जायरे स्ट्रेन जो कि सबसे आम है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास एरेवेबो जैसी वैक्सीन्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो नया बूंदी बुगियो स्ट्रेन फैल रहा है ये बेहद रेयर है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि इस रेयर स्ट्रेन के लिए हमारे पास अभी तक कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक दवा है ही नहीं। यानी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वैक्सीन्स का वो इस पर असर ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। चलिए चौथे पहलू पर चलते हैं, सिम्टम्स और ट्रांसमिशन रिस्क्स। ये बॉडी पर फिजिकली अटैक कैसे करता है और इसके फैलने के तरीकों पर काफ़ी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी के अंदर इसकी एंट्री के बाद का सफ़र 3 स्टेप्स में होता है। पहला, 2 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें कोई लक्षण नहीं होते। फिर आता है स्टेप 2, अचानक तेज़ बुखार, सिर दर्द और एक्सट्रीम थकान। यही सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि शुरुआत में ये किसी आम फ्लू या मलेरिया जैसा लगता है और लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन फिर आता है स्टेप 3 जिसमें स्थिति बिगड़ने पर उल्टी, इंटरनल ब्लीडिंग और ऑर्गन्स का फेल होना शुरू हो जाता है। एक बात जो सबको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए,
इबोला कोविड-19 की तरह एयरबॉर्न नहीं है, यानी खांसने या हवा से नहीं फैलता है। इसका ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का खून, थूक, पसीना, उल्टी या दूसरे बॉडीली फ्लूइड्स। जब तक इन फ्लूइड्स के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ना हो, तब तक आमतौर पर इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा कम होता है। लेकिन ट्रांसमिशन तेजी से होने की एक बहुत बड़ी कल्चरल वजह भी है। अफ्रीका में ट्रेडिशनली फ्यूनरल्स के दौरान डिसीज्ड की बॉडी को धोया जाता है और मौन किया जाता है। एक मृत शरीर में इबोला का वायरस सबसे ज्यादा कंटेजियस होता है, तो ये परंपराएं अनजाने में मैसिव सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाती हैं, जिसमें परिवार वाले और देखभाल करने वाले सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं। ये एस्पेक्ट वाकई बेहद दुखदायक है। पांचवा पहलू, इमरजेंसी वर्सेस पैंडेमिक। आइए इस टेंशन को थोड़ा क्लियर करते हैं। लोग इन दो टर्म्स को लेकर अक्सर काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब है कि थ्रेट एक से ज्यादा देशों में फैल रहा है और अभी तुरंत इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और फंड्स की जरूरत है इसे वहीं रोकने के लिए। दूसरी तरफ पेंडेमिक का मतलब होता है मैसिव अनकंट्रोल्ड ग्लोबल ट्रांसमिशन, जैसा हमने कोविड में देखा था। तो इस इमरजेंसी अलर्ट का मतलब ग्लोबल लॉकडाउन नहीं, बल्कि जल्द से जल्द एक्शन लेना है ताकि स्थिति हाथ से ना निकल जाए। जैसा कि WHO ने खुद क्लियर किया है, The Ebola outbreak is serious, but it is not yet a pandemic. हालात गंभीर जरूर हैं, चिंता की बात है, लेकिन ये अभी पैंडेमिक नहीं बना है। ये दरअसल एक वार्निंग बेल है ताकि हम वक्त रहते जाग जाएं और किसी ग्लोबल तबाही को रोक सकें। और यहाँ आता है हमारा आखिरी पहलू, द ग्लोबल रिस्क फैक्टर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आखिर इस वक्त कर क्या रही हैं? तो बचाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। WHO लगातार ग्राउंड पर अपनी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भेज रहा है। एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर कड़ी स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल सर्वेलेंस सिस्टम्स को स्ट्रिक्टली एक्टिव कर दिया गया है और लोकल हेल्थ वर्कर्स को नई आइसोलेशन यूनिट्स बनाने और केसेस को जल्दी आइडेंटिफाई करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हर संभव कोशिश की जा रही है इस चेन को यहीं तोड़ने की। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। जब कंपाला और किंशासा जैसे डीपली पॉपुलेटेड शहरों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी उड़ रही हैं, तो क्या हमारा ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सच में इतना तैयार है कि वो आने वाले इंपोर्टेड केसेस को वक्त पर पकड़ सके? क्या हम किसी भी नए खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह सजग हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।